फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर हैं 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो इन जो चैप्टर्स हैं इनको आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड करके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। इसीलिए 2 वीडियो में आपके चारों चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 और 16 कवर करेंगे। तो ये है आपका अध्याय 15, जीवों में श्वसन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि श्वसन के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत क्लास 6 में भी देखा था कि श्वसन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक। श्वसन की प्रक्रिया में ये प्रोसेस थी, वही बात यहाँ पे बताई गई है। ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर जाने की क्रिया, अब ये जो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अंतःश्वसन या इनहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है इसको उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंटली ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि उच्छ्वसन में क्या होता है, और मतलब या यूँ कहें कि कौन सी गैस अंतःश्वसन इनहेलेशन के समय में जो है इनटेक की जाती है, या यूँ कहें कि इनहेलेशन के समय में कौन सी गैस वही मतलब इनटेक की जाती है, ठीक है। तो इन दोनों का ही आपस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा करके बनाया जा सकता है। उच्छ्वसन से उत्सर्जित हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, अंतःश्वसन की तुलना में। मतलब कहने का है कि इनहेलेशन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इनटेक जो किया जा रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बिल्कुल होगी ही नहीं, होगी बहुत कम मात्रा में, लेकिन जो एक्सहेलेशन किया जाता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं वो जीव जो है, जो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता जो है वो बनी रहती है और बैलेंस यहाँ पे बना रहता है। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो श्वसन प्रक्रिया है या यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन हो रहा है इसका मेन रोल क्या है? तो देखिए, भोजन में ऊर्जा संग्रहित रहती है, ठीक है, जो जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल अभिक्रिया जिसे हम श्वसन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे रेस्पायरेशन, ठीक है, और जो मतलब सांस लेना और श्वसन, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, भोजन जो जिसमें ऊर्जा संग्रहित है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसे श्वसन कहते हैं उनके दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब ये है, भोजन में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है ये जब बॉडी में जा करके ये रिलीज़ कैसी एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जब इनका रेस्पिरेशन के दौरान जो भी भोजन हमने किया है उसका जब अपघटन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने सभी कार्यों को करने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस लेना या छोड़ना और श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है, ठीक है। यानी सांस लेना हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया है। सांस लेने में सिंपली यही है कि शरीर में हवा का आवागमन हो रहा है, यानी मनुष्य नाक से फेफड़े तक जो प्रक्रिया उसकी हो रही है सांस लेने की, और वापस फेफड़े से नाक तक, ये प्रोसेस मेनली यहाँ पे आवागमन की सांस लेने में ली जाती है। जबकि श्वसन जो क्रिया है वो शरीर कोशिकाओं में उपलब्ध जो ग्लूकोज के अणु हैं उनका रासायनिक अपघटन डिकम्पोजिशन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये डिकम्पोजिशन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये 2 कंपोनेंट वहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक। ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप, और हाँ, जल भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। आपने देखा था कि जो है पिछले चैप्टर में कि ग्लूकोज बन कैसे रहा था, यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया हो रही थी ग्लूकोज किन किन जो है प्रोडक्ट के मिलने से बन रहा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा था? ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्या है, जब अपघटन की प्रक्रिया होगी बॉडी के अंदर या कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगा? वही कंपोनेंट रिलीज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगी और ऊर्जा मुक्त होगी। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेस्पायरेशन और अंतःश्वसन या उच्छ्वसन जो है इसको यहाँ पे समझना है। वही मतलब
सांस लेने में आपकी जो अंतःश्वसन इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस आ जाएगी और श्वसन एक अलग प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझ ले। देखिए यहाँ पे समझिए, अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन यानी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहला ये डिफरेंस है कि ये जो ब्रीथिंग होती है ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित होती है, इनहेलेट की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल जो है क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और ऊर्जा मुक्त होती है। सेकंड क्या है, ये ब्रीथिंग के लिए ये कोशिकाओं के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, बाहरी से ही तो होता है ये। और ये जो रेस्पिरेशन है ये कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। इसके लिए कोशिकीय श्वसन जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल के अंदर प्रेजेंट जो ग्लूकोज है उसी पर ही मेन होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि इस यानी ब्रीथिंग जो होती है इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और जबकि जो श्वसन यानी रेस्पिरेशन होता है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। फिर ब्रीथिंग में इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है और जो रेस्पिरेशन होता है इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है क्योंकि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है तो इसमें जाहिर सी बात है एंजाइम का रोल होगा। अब एंजाइम होते क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे इस पे बनते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है तथा अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो मेनली एंजाइम एज अ कैटलिस्ट की तरह, ठीक है, ये वर्क करता है और इसका मेन काम ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहले तो उत्प्रेरित करना, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और साथ ही साथ उसको बैलेंस भी करना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार की श्वसन, मतलब ग्लूकोज का अपघटन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऐसे श्वसन को हम ऑक्सीश्वसन बोलेंगे। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा 674 कैलोरी, ठीक है, ये रिलीज होगी। इस प्रकार का श्वसन उच्च वर्गीय पौधे या फिर जंतुओं में होता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये दूसरा टर्म यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन जब होगा तो ऐसे जो है श्वसन को हम अनऑक्सीसेशन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि ये जब रिएक्शन होगी तो मेनली यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं टूटेगा, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट जो अपने प्रीवियस जिससे मिलकर बना था उसमें पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, बल्कि वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा तो सेम ही रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन देख लीजिए, ग्लूकोज की डायरेक्टली ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं दिखाई गई क्योंकि ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकल रही है। और ऊर्जा यहाँ पे देखिए, ऊर्जा सिर्फ 28 कैलोरी है, यानी कि जो एरोबिक ऑक्सीश्वसन जो होता है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो इस क्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इस प्रकार का श्वसन अधिकतर सूक्ष्म जीव जैसे कि एंटमीबा, गोलकृमि तथा जीवाणुओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यीस्ट दिखाया गया है, ये एक क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें अनॉक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है और ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यीस्ट जो है इसका प्रयोग अंग्रेजी शराब यानी वाइन, बियर तथा पावरोटी या फिर बिस्कुट उद्योग जो होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन ही क्या कहलाता है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाता है, जिसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है वो ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये डिफरेंस हो गया। ठीक, अब ये एक चार्ट दिया गया है, इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जंतु में जो श्वसन होता है, अब इसमें वातावरण से वो क्या लेंगे, स्वच्छ हवा, मतलब सांस की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, सांस लेंगे तो ये जो हवा है वो कहाँ जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। अब फेफड़ों में क्या होगा कि ऑक्सीजन का वहन होगा, वहाँ पे फेफड़ों में बहुत सारी
जो है मतलब कैपिलरीज वहाँ पे रहती हैं, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो वहन होता है वो रक्त संचरण, मतलब जितने भी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो वहाँ पे हो रहा है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। अब रक्त संचरण के थ्रू क्या होगा, इस ऑक्सीजन का वहन जो है वो शरीर की कोशिकाओं यानी शरीर की कोशिकाओं तक ले जाया जाएगा। जब वहाँ पे ऑक्सीजन ले जाएंगे तो वहाँ पे वही रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन जब होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगी। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रक्त संचरण फिर से वापस से ब्लड में चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे एरो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किया जाएगा फेफड़ों तक। अब ब्लड कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। फिर फेफड़ों से ही, क्योंकि मेन प्रोसेस तो यही हो रही है ना, फेफड़ों से वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो फेफड़े हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में भेज दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बताया गया, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाष्प की मात्रा बढ़ी हुई है। कब, जब जो है वो एक्सेलेशन की प्रोसेस होती है तब, ठीक है। ओके, अब मानव में जो श्वसन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिखाए गए हैं मानव के, वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है मनुष्य में, ठीक है, उनमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो पहले तो नासा द्वार होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। फिर ये जो भी वायु हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, नासा गुहा तक की जाएगी। नासा द्वार से नासा गुहा, नासा गुहा से कुछ, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुख से भी जो है हवा जाती है, ठीक है। इसके बाद मेन इन दोनों का जो मेन जो है रास्ता होता है वो होती है ग्रसनी, ठीक है। तो यहाँ तक के ग्रसनी तक के जाएगी, ग्रसनी से मेनली श्वास नली में ये जो वायु है वो पहुँच जाएगी, और श्वास नली से किस में जाएगी, फेफड़े में जाएगी। तो इतने जो है यहाँ पे पार्ट हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब वही यहाँ पे बताया गया, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग क्या क्या है, नासा द्वार, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी और श्वास नली और फेफड़ा, ठीक। अब फेफड़ा क्या होता है, ये जो वक्ष गुहा जिसे हम चेस्ट बोलते हैं इसमें स्थित होता है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने के लिए पेशीय परत पाई जाती है, मतलब बेस प्रदान करने के लिए पेशीय परत होती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक। डायफ्राम जस्ट जो हमारी रिप्स होती हैं उनके जस्ट नीचे की, मतलब रिप्स के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। तो इसी डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वही एक्सहेलेशन या इनहेलेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अभी हम देखेंगे। अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, पसलियाँ ऊपर की ओर, बाहर की, ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं, ठीक है। पसलियाँ किधर कर रही हैं, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, यानी ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, इनहेलेशन का। तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जब इनहेलेशन होता है तो पसलियाँ ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ रहती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें पसलियाँ नीचे यानी अंदर की ओर होती हैं, अंदर की ओर इनका स्ट्रक्चर होता है। जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर, डायफ्राम का स्ट्रक्चर देखिए ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट है। तो इस तरह हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो वक्ष है वो फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये जो चेस्ट की फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस जो थी इसी के बिहाव पर हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो है मतलब जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनेक एंजाइम्स की सहायता से कई चरणों में संपन्न होती है। रेस्पिरेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम्स का रोल था। रक्त शरीर के विभिन्न भागों की, यहाँ पे रक्त को देखिए, शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचाने का ये एक वाहक का काम करता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वहन कौन कर रहा होता है, ब्लड एक तो है, लेकिन ब्लड की कौन सी, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं जिनमें लाल रंग जो पिगमेंट की फॉर्म में पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा ही ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन में जा करके, ठीक है। तो वो जो है क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसी के ही सहायता से जो है ऑक्सीजन का वहन होता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में विसरित हो जाता है, पुनः कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन, अब फिर इसके बाद जैसी सेल्स तक पहुंचा दिया गया, फिर वहाँ पे क्या ऑक्सीजन ले ली जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले ली जाती है और क्या रिलीज वहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये हीमोग्लोबिन से मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका ब्लड की हेल्प से उनका जो है सर्कुलेशन बॉडी में होता रहता है। और यहाँ पे इनकी जो रिएक्शन की फॉर्म देख लीजिए, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ठीक है। तो
इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रक्त CO2 को फेफड़े तक ले जाता है, जहाँ से CO2 नासा द्वार से बाहर निकल जाती है। अब जैसे गाय, मेंढक, छिपकली, मुर्गी आदि जंतुओं में वक्ष गुहाओं में फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अन्य जंतुओं में जो श्वसन है उसको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे केचुए में त्वचा से जो श्वसन हो रहा है, मछली में श्वसन गलफड़े की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अन्य जंतु हैं जैसे कि अमीबा है। अमीबा और पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान। तो यहाँ देखिए अमीबा और जो पैरामीशियम है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, और इनमें जो ऑक्सीजन का या यूँ कहें इनमें जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। जबकि अगर बहुकोशिकीय केचुए की बात करें तो इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो त्वचा के द्वारा रेस्पायरेशन होता है तो इसको हम क्यूटेनस रेस्पायरेशन बोलते हैं या त्वचीय श्वसन बोलते हैं। अब जैसे तिलचट्टा या अन्य जितने भी कीट होते हैं उनमें श्वसन के लिए शरीर में छिद्र होते हैं जिनको हम श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता रहता है। अब अगर हम मेंढक की बात करें तो जल और थल ये दोनों में पाए जाने वाला जंतु है, तो इस वजह से इसमें श्वसन की क्रिया के लिए फेफड़े तथा त्वचा ये दोनों ही दोनों ही के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये जो पैराग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस जो है वो झंबल करके भी आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जलीय जीव जैसे कि मछली में श्वसन के लिए विशेष अंग गलफड़ा होता है, गिल जिसे कहते हैं। इससे जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उनका वो श्वसन के लिए उनका यूज़ कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जल में ही रिलीज़ करती हैं। ठीक है, अब पौधों में श्वसन की अगर बात करें तो जिस तरीके से जंतुओं में श्वसन हो रहा है और जंतुओं को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरीके से पौधों में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है। तो पौधे जो होते हैं वो भी सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह इनमें अंग नहीं होता, लेकिन बल्कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र यानी स्टोमेटा जो होते हैं उनसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। यानी इनमें भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है श्वसन के दौरान, लेकिन इनमें कोई स्पेशली ऑर्गन नहीं होते बल्कि इनमें स्टोमेटा जो होता है उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो संतुलित रहता है, लेकिन रात के समय में क्या होता है कि रात में सिर्फ और सिर्फ श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका लेवल जब बढ़ेगा तो फिर इससे क्या होगा कि अगर पेड़ के नीचे कोई सो रहा होगा तो उसके लिए दिक्कत एक तरीके से होगी। अब कैसी दिक्कत होगी, तो देखिए रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने की वजह से मात्रा बढ़ जाती है, तो जिस कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में भी कठिनाई होती है और गर्मी भी लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है गर्मी लगती है। तो गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है श्वसन क्रिया में। ठीक है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। और पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जंतु की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती हैं। जिस तरीके से जंतु की कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है अणुओं का अपघटन होता है श्वसन प्रक्रिया में, वैसे ही पौधों में भी होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, इसी वजह से गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए अगला अध्याय है अध्याय 16। ठीक है, इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हम लोग ने जो प्रकाश है उसके बारे में डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। यूक्लिड ने ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में ऑप्टिका लिखी थी। ठीक है, यूक्लिड जो है इन्होंने एक जो है ऑप्टिका एक बुक लिखी थी जिसमें प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने का जिक्र उन्होंने किया था। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने पिछली कक्षा 6 क्लास में जब हम लोग ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था तो हम लोग ने ऐसे पाइप वाला एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया था। कैंडल सामने रखी हुई थी तो हमने ये देखा था कि जब पाइप मुड़ा हुआ था तो हमें कैंडल जलती हुई नहीं दिख रही थी, लेकिन वही अगर पाइप हमने जब सीधा रखा तो हमें वो जो है कैंडल जलती हुई दिखने लगी, उसकी लौ दिखने लगी। तो इससे ये भी कन्फर्म हो गया कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो जब उसके सामने वो चीज़ पड़ी नहीं रही है तो वो, या मान लो कि पाइप का वो सिरा पड़ रहा है जो सीधा है लेकिन बाकी जो मुड़ा हुआ है तो वो जो है हमें दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ एक कंफर्म हो गई कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब हम लोग मेनली इस चैप्टर में ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो देखिए परावर्तन क्या होता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले तो दर्पण यानी मिरर जो होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव जो हुआ है इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए
परावर्तन के समय में जब प्रतिबिंब बनता है, परावर्तन जब होता है तो इसमें प्रतिबिंब बनने की प्रोसेस होती है। तो अगर समतल दर्पण ले लिया जाए, ठीक है, तो समतल दर्पण में आप देखेंगे कि सामने साइज़ बराबर देखने को मिलेगा। समतल दर्पण में जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जो कलम यहाँ पे समतल दर्पण के सामने रखी हुई है, उसके पीछे अगर हम कोई पर्दा वगैरह रख दें, ठीक है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो पेंसिल जो है वो अब सामने जो रखी हुई है दर्पण के सामने, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे दर्पण के पीछे भी एक पेंसिल रखी हुई है। तो ये क्या है, यही एक जो है मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। ये जैसा हमको समतल दर्पण में दिख रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे सेम साइज़ की पेंसिल रखी हुई है, ठीक है, और सीधी रखी हुई है, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाता है, सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। और समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा वस्तु के समान साइज़ का दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और किसी भी स्थिति में कलम का प्रतिबिंब, अब यहाँ पे एक चीज़ और, पहली बात तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा और वस्तु के समान साइज़ का है। दूसरी बात क्या है, अगर हम कलम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहें तो हम नहीं कर सकते समतल दर्पण के द्वारा, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और भी आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम प्रतिबिंब को देखेंगे यानी इमेज हम समतल दर्पण के सामने देख रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है, अगर हम अपने हाथ को देखेंगे तो दायां हाथ बाएं दिखाई देता है, मतलब जब हम देख रहे होते हैं तो हमारा जो सीधा हाथ होता है वो मिरर में उल्टे की तरफ दिखाई दे रहा होता है, और जो बायां होता है वो दायां दिखाई दे रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम अल्फ़ाबेट लिखें, तभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा क्यों दिखाई देता है, ये किसकी वजह से होता है, समतल दर्पण की वजह से, ठीक। तो ये समतल दर्पण के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्लियर हो गई। अब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में देखिए, सबसे पहले एक चम्मच अगर लें तो चम्मच की आकृति ऐसी, या जो नया चम्मच होता है इसमें आप देखेंगे तो आपकी इमेज भी दिख रही होती है, लेकिन चम्मच की बनावट आप समझ सकते हैं। एक बार यहाँ पे देख भी लीजिए, इस तरीके का जो चम्मच है, ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है, तो इसकी बनावट जिस तरीके की है, इस आधार पर हम दर्पण, दो प्रकार की दर्पणों को डिस्कस करेंगे। पहला तो चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है, ठीक है, जो गहरा वाला पृष्ठ है, इसको हम अवतल दर्पण की भांति ये कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ जो है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वो अवतल है। तो मतलब परावर्तक पृष्ठ जो है वो अगर अवतल है, अवतल का के लिए क्या यूज़ किया गया है, भीतरी पृष्ठ, यानी कि ये वाला जो है गड्ढे वाला पोर्शन जो होगा वो अवतल के लिए यूज़ किया जाएगा, और बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो परावर्तक होगा, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ कैसी बन रही है, उत्तल बन रही है ना, और उत्तल के लिए क्या है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा इस तरीके से। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि परावर्तक पृष्ठ ये होगी कि लाइट आ रही है, इससे टकराएगी और ऐसे जाएगी, तो ये वाली जो पृष्ठ है वो परावर्तक हो जाएगी। और हमने ये बताया था कि जो उभरा हुआ पोर्शन होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब जैसे एक बॉल है, अगर हम उसे कट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, गहराई वाला जो पोर्शन होता है वो अवतल पृष्ठ होता है, और उभरा हुआ पोर्शन जो होता है वो उत्तल पृष्ठ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जिस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया गया, गोलीय दर्पण है, उसका बाहरी सतह अगर पेंट वगैरह कर दिया गया है, किया गया हो, जिससे भीतरी सतह चमकीला हो जाता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी भीतरी सतह चमकीला, परावर्तक पृष्ठ उसका बन गया, बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की गई, यानी अंदर की तरफ जो है वो पेंट कर दिया गया है और बाहरी की सतह जो है वो चमकीली है, तो ऐसे दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएंगे। और जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है, उस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह, ठीक है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों दर्पणों में कि किस में पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है। अगर कोई प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। पता लगाइए कि जो डॉक्टर है वो आँख, नाक, कान, गला, दांत का निरीक्षण करते समय किस दर्पण का प्रयोग करता है, और टॉर्च या कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें परावर्तन पृष्ठ पर किस दर्पण की आकृति होती है। तो इन दोनों में ही अवतल दर्पण ही जो है यहाँ पे मेन आंसर है, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं आँख, नाक, कान, गला देखने के लिए, तो इसमें अवतल दर्पण का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, इमेज को बड़ा बना करके दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए,
उत्तल दर्पण की जो हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी अधिक क्षेत्र के दृश्य को वो एक छोटे से मिरर में पूरे एक साथ जो है करके पास पास करके इमेज को हमें दिखा सकता है। ठीक है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। तभी आप गाड़ियों की, कार वगैरह के जो साइड मिरर होते हैं इनमें आप देखेंगे पीछे की गाड़ियों की पूरी इमेज एक साथ, काफ़ी दूर तक की एक साथ उस मिरर में दिखाई दे रही है, जबकि मिरर इतना छोटा है। तो वो मिरर कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब लेंस की बात कर लें तो लेंस क्या होते हैं? लेंस और दर्पण नाम वही है, लेंस में भी उत्तल और अवतल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन प्रक्रिया जस्ट अपोजिट होती है। इसलिए उत्तल जब आप दर्पण पढ़ें तो दर्पण की जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है उसको दर्पण तक सीमित रखना है और लेंस को लेंस तक रखना है, यानी दोनों को मर्ज नहीं करना, नहीं तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो लेंस की अगर बात करें तो लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। लेंस में कोई जो है कोटिंग वगैरह नहीं की जाती है। ठीक है, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे हैं, ठीक है, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस बोलेंगे। और जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही दो जो है दर्पणों के मिलने पर बने हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक, फिलहाल के लिए हमें इसमें आप दोनों को एक साथ नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अवतल लेंस जो होता है वो उस पर पड़ने वाले, लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, यानी इसके ऊपर प्रकाश जो पड़ रहा है इसको बाहर की ओर, जैसे यहाँ पे देखिए अवतल लेंस आपका कौन सा है? ठीक है, उसको आप देख लीजिए एक बार, ये आपका अवतल लेंस है। अब इस पर यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो ये लाइट को क्या करेगा? बाहर की ओर। अब ये लाइट इसके अंदर से होकर के जाएगी और ये बाहर की ओर इस पर ऐसे जो है बाहर की ओर मोड़ देगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है। जैसे इसके ऊपर कई सारी अगर लाइट पड़ रही है तो ये अंदर एक पॉइंट पर इसको मोड़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक, और जो ये उत्तल जो लेंस होता है वो क्या करता है? वो फैलाने का काम करता है। ठीक, उत्तल लेंस जो है वो सूर्य के प्रकाश या किसी को भी, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसे यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अवतल लेंस के बारे में। जैसे ये एक अवतल लेंस है तो ये अवतल लेंस क्या करेगा? जब इसके ऊपर लाइट यहाँ पे पड़ रही होती है, ठीक है, कई दोनों तरफ से अगर लाइट यहाँ पे पड़ रही होती है तो ये जब इसके अंदर से गुजरती है तो ये इस तरीके से यहाँ पे फैला देता है। और अवतल लेंस को जब पीछे आभासी तौर पर किसी पॉइंट पे ले जाकर के मिलाते हैं तो ये यहाँ पे इमेज बनती है, यानी कि अवतल लेंस जो होता है वो एक आभासी इमेज बनाता है पहली बात, और ये जो है एक तरीके से जो मतलब सनलाइट होती है उसको फैलाने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस इस तरीके का होता है। इसमें देखिए अगर इसके ऊपर जो है सनलाइट पड़ रही होती है तो इसके अंदर से जब होकर के गुजरती है तो एक पॉइंट पर इसको ले जा करके फिक्स कर देता है। ठीक है, और ये एक तरीके से उत्तल लेंस जो होता है ये वास्तविक इमेज भी बनाता है। ठीक, क्योंकि ये एक पॉइंट पर रियल में जा करके मिल रही हैं। तो और यहाँ पे ये देखिए उत्तल लेंस की बात यहाँ पे की जाती है कि जैसे अगर सनलाइट को इसके अंदर से गुजारें तो ये एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है ना, तो ये जो है पेपर पर अगर पॉइंट आउट करेंगे तो पेपर जलने की भी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो रेज होती हैं, सनलाइट होती हैं, उनको एक पॉइंट पर ला करके फोकस कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। अब प्रकाश जो होता है वो श्वेत है या फिर रंगीन है, इसके बारे में हमें जानना है। आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष जैसे दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीडी आपने देखा होगा, सीडी डीवीडी, ठीक है, तो इससे जब परावर्तित होता है तो अनेक उसके कलर दिखाई देते हैं। सिमिलरली जब वो साबुन के बुलबुले में से गुजरता है तभी भी आपको कई रंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि जो प्रकाश होते हैं वो कई रंगों से मिलकर के बना हुआ है। ये दोनों चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। लेंस में जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।